नमस्कार एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 का बेसिक अकाउंटिंग टर्म। आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है, क्योंकि आपके सबके लिए क्लास 11 में सब्जेक्ट नया है। पहली वाली क्लासेस में हमने इसका मीनिंग सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्टिव पढ़े थे। अब उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि नया सब्जेक्ट है तो इसकी अपनी कुछ एक टर्मिनोलॉजी अपनी होगी, तो इसमें क्या टर्म्स कहाँ आएंगी। और ये जो जितनी भी टर्म्स हैं केवल अकाउंटेंसी की नहीं, बिजनेस टर्म्स हैं। बिजनेस में भी वो टर्म्स आपको सारी काम आती हैं। इसलिए आगे बढ़ने से पहले ये टर्म सीखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप आगे की चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। और ये टर्म्स बार बार जब भी आप अकाउंटेंसी पढ़ेंगे या बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की बात करेंगे, ये टर्म्स वहाँ पर यूज़ होंगी। ठीक है, तो टर्म्स का सीधा सा मतलब है शब्दावली। हर सब्जेक्ट की अपनी कुछ स्पेसिफिक टर्म्स शब्दावली होती हैं। तो पहले आज हम उन नए वर्ड्स को सीख लेते हैं। तो ऐसा करके हमारे पास ये काफ़ी सारी टर्म्स हैं, जैसे बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है, इवेंट क्या होता है, अकाउंट क्या होता है, कैपिटल क्या होती है, ड्राइंग्स का मतलब क्या है, लायबिलिटी का मतलब क्या है, असेट्स का मतलब क्या है। तो काफ़ी कुछ टर्म्स हमने आज कवर करी हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टर्म है बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब है अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ बिजनेस दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब होता है बिजनेस में होने वाले लेन देन। एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है जो एक्टिविटी किसी कंसिडरेशन के बदले की जा रही है, मतलब फ्री में नहीं की जा रही है, उसके लिए कोई मनी टर्म्स या मनी वैल्यू है, और कहीं ना कहीं वो आपके बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन को इफ़ेक्ट करती है। मतलब उस ट्रांजेक्शन से आपकी असेट्स, आपकी लायबिलिटीज़ या आपकी कैपिटल की वैल्यू में कुछ ना कुछ चेंज होगा। अगर नहीं होता तो वो बिज़नेस ट्रांजेक्शन ही नहीं है, अगर होगा तो बिज़नेस ट्रांजेक्शन है। जैसे अगर हम ये कह रहे हैं कि हमने बैंक से लोन लिया, तो बैंक से लोन लेने पर आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज़ होगा, साथ ही साथ आपके लिए लायबिलिटी भी बढ़ेगी कि वो पैसा आपको वापस देना है। बिजनेसमैन बिज़नेस में पैसा लगाता है, उसे हम कैपिटल कहते हैं। तो बिज़नेस में पैसा आ भी रहा है और साथ ही साथ कैपिटल भी जो है वो बढ़ रही है बिजनेसमैन की। ठीक है, तो बिज़नेस ट्रांजेक्शन ही बिज़नेस में रिकॉर्ड होते हैं। ये हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि हम अकाउंटिंग में करते क्या है, बिज़नेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो पहले ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि बिज़नेस ट्रांजेक्शन होते क्या है। तो इसके लिए मेन चीज़ है कि बिज़नेस ट्रांजेक्शन का मतलब है जो बिज़नेस से जुड़ा हुआ है, बिज़नेस में हुआ है, बिज़नेस की एक्टिविटी से रिलेटेड है, और वो इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड है, मतलब कहीं ना कहीं उसकी एक मनी वैल्यू होनी ज़रूरी है। ठीक है, और अब सेकंड टर्म की बात करते हैं, दैट इज़ इवेंट्स। इवेंट क्या है? एक इवेंट इज़ द कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन। किसी ट्रांजेक्शन के रिजल्ट को हम इवेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सचिन स्टार्ट अ बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। सचिन ने 5 लाख की कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया। ही परचेज गुड्स फॉर ₹4 लाख फॉर कैश। उसने 4 लाख का कैश में गुड्स खरीद लिया, और 3/4 जो है गुड्स उसने बेच दिया फॉर ₹3,80,000 में। 20,000 उसने रेंट भी पे किया गोडाउन का। अब यहाँ आपको समझना है कि ट्रांजेक्शन क्या है और उसका जो कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट है वो इवेंट है। तो ट्रांजेक्शन क्या है? जैसे हमने बिजनेस में 5 लाख लगाई, ये एक ट्रांजेक्शन है। फिर हमने गुड्स परचेज़ किया, ये भी एक ट्रांजेक्शन है। फिर हमने 3,80,000 रुपीज़ में गुड्स 3/4 गुड्स जो है हमने सेल आउट कर दिया। अभी इसका मतलब ये देखो, 3/4 गुड्स बेचा है, दैट मीन्स 1/4 अभी भी रिमेनिंग गुड्स हमारे पास है। तो अब वो जो 1/4 है वो बच गया। ठीक है, तो उसे हम ट्रांजेक्शन ना करके इवेंट कहेंगे, क्योंकि वो उस ट्रांजेक्शन का रिजल्ट है कि भाई इतना हम सेल आउट कर दिया तो इतना रिमेनिंग रह गया। फिर उसने 20,000 रेंट दिया गोडाउन का, ये भी ट्रांजेक्शन है। अब इवेंट क्या है? अब ये सब कुछ करने से हमारे बिजनेस में जो प्रॉफिट लॉस हुआ, ये एक इवेंट है। भाई रिजल्ट है, इवेंट का मतलब है जो रिजल्ट, ट्रांजेक्शन से जो रिजल्ट हुआ वो इवेंट है। जैसे मैंने कोई चीज़, मैंने कहा कि जैसे भी ऊपर आप देख रहे हैं, मैंने गुड्स सेल आउट किया। अब इस गुड्स को सेल आउट करने पर मुझे प्रॉफिट हुआ,
जैसे अगर मैं बात करूँ तो 4 लाख का गुड्स था हमारे लिए, और 3/4 हमने सेल आउट कर दिया, तो 4 लाख का 3/4 होता है 3 लैक्स। अब 3 लाख के गुड्स को मैंने बेचा 3,80,000 में, तो साफ़ है कि मुझे 80,000 का प्रॉफिट हुआ। फिर चलो उसमें से मैंने 20,000 का रेंट दे दिया, तो मेरा प्रॉफिट 60,000 रह गया। देखो इवेंट नीचे समझा रखा है कि 3,80,000 सेल है, और कॉस्ट जो है गुड्स की 3 लाख थी, उसमें से हमने रेंट भी दे दिया 20,000 का, तो कुल मिला के 320 का तो हमारा खर्चा ही हो गया। 3,80,000 में हमने सेल करी तो 60,000 हमारा एक प्रॉफिट हो गया। एक सिंपल सी कैलकुलेशन आपके सामने यहाँ पर है प्रॉफिट की। तो ये इवेंट को समझाने के लिए, ठीक है। इवेंट उसे भी कहते हैं हम, जो कह सकते हैं हम कि कई बार ऐसी ट्रांजेक्शन, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हम लोगों ने अपने आप नहीं की, जानबूझकर नहीं की, इंटेंशनली नहीं करी, अनइंटेंशनली वो हो गई। जैसे हमारे बिजनेस में हमने कहा जैसे लॉस बाय फायर हो गया, आग लग गई, तो ये एक इवेंट है। तो आई थिंक क्लियर होगा। अभी क्यों समझा रहे हैं कि हमारे बिजनेस में जब हम कहते हैं ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो ट्रांजेक्शन्स भी रिकॉर्ड किए जाते हैं और इवेंट भी रिकॉर्ड किए जाते हैं। जैसे भी हमने कहा कि अगर यहाँ 3 लाख का गुड्स हमने सेल आउट कर दिया, 4 लाख का हमने परचेज़ किया था, तो 1 लाख का गुड्स जो बच गया वो एक इवेंट है, और वो भी रिकॉर्ड होगा एज एन स्टॉक। वो स्टॉक की तरह रिकॉर्ड होगा, उसको हम स्टॉक कहेंगे कि बिजनेस में इतने रुपये का गुड्स स्टॉक में पड़ा है, ठीक है। जो प्रॉफिट है वो भी रिकॉर्ड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी टर्म हमारे पास है अकाउंट। अकाउंट को आप सिंपली यूँ समझें, क्योंकि अकाउंटिंग में हम लोग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, तो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे कैसे, तो उसके लिए मैंने कहा था अकाउंटिंग का एक सिस्टम है डेबिट क्रेडिट का। अब डेबिट क्रेडिट तो हम बाद में सीखेंगे, लेकिन डेबिट क्रेडिट से पहले ज़रूरी सीखना कि अकाउंट क्या है। तो क्या होता है कि जब ट्रांजेक्शन है वो एक स्पेसिफिक नेचर के ट्रांजेक्शन को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है, उसको जहाँ इकट्ठा करेंगे उसे हम अकाउंट कहेंगे। इन एक्चुअल प्रैक्टिस द इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन्स ऑफ लाइक नेचर, एक मतलब एक जैसे नेचर के, आर रिकॉर्डेड, एडेड एंड सब्सट्रैक्टेड एट वन प्लेस। एक ही प्लेस पर उसको हम लोग ऐड करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो चीज़ क्या है, वो अकाउंट है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, ये नीचे देखें, अब अकाउंट का ऐसा फॉर्मेट होता है, जैसे ये कैश अकाउंट है। अब इसका मतलब साफ है कि कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए, जो कैश आया, जो कैश गया, वो सारा इस कैश अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, ताकि कैश की एक समरी आपके पास प्रिपेयर हो जाए। आपको याद होगा हमने जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ते थे, हमने उसमें पढ़ा था कि अकाउंटिंग प्रोसेस चलती है, रिकॉर्डिंग के बाद हम करते हैं क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन में कहता था कि लेजर में हम क्लासिफिकेशन करते हैं, वहाँ पर हम अकाउंट बनाते हैं। एक ही तरह के ट्रांजेक्शन्स को एक प्लेस पर, एक अकाउंट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन हैं उनको एक प्लेस पर हम रिकॉर्ड कर देते हैं, उसे हम अकाउंट कहते हैं, ठीक है। तो अकाउंट हो गया एक पर्टिकुलर नेचर के ट्रांजेक्शन्स को एक जगह, एक ही उसका रिकॉर्ड एक जगह रखना। तो जिस जगह वो रिकॉर्ड रखा जाएगा जिस चीज़ में, उसे हम अकाउंट कहते हैं। जैसे आपका बैंक में अकाउंट होता है, तो बैंक में जो अकाउंट है, तो इसका मतलब क्या है कि अब आपका अकाउंट, आपके अकाउंट से जो भी ट्रांजेक्शन होगा, आप बैंक में अमाउंट डिपॉजिट कराते हैं, आप बैंक से विड्रॉ करते हैं, निकाल लेते हैं, वो जो भी चीज़ें होंगी वो सारे आपके अकाउंट से होगा। तो आपका एक बैंक में अकाउंट बनाया गया ताकि आपके आपके द्वारा किए गए सभी लेन देन का हिसाब किताब एक जगह रखा जाए, ठीक है। तो वो जितने भी ट्रांजेक्शन लेन देन आप करेंगे बिजनेस से या आपके बैंक से, उन सब का रिकॉर्ड आपको कहाँ कहाँ कहीं बिखरा हुआ नहीं मिलेगा। बैंक क्या रहेगा, आपका खुद का अकाउंट खुला होगा, आपके अकाउंट में जाकर वो ट्रांजेक्शन सारे रिकॉर्ड हो जाएंगे, और आपको सारी समरी आपके अकाउंट की मिल जाएगी कि जो भी आपने आपके अकाउंट से किया, पैसा निकाला, पैसा जमा कराया, वो सारा आपको एक जगह रिकॉर्ड मिल जाएगा। तो ये अकाउंट का रोल होता है अकाउंटिंग में, ठीक है, ताकि चीज़ों को सिस्टमेटिकल रिकॉर्ड किया जा सके और आगे उससे कुछ इंटरप्रिटेशन, कुछ रिजल्ट निकाला जा सके। नहीं तो चीज़ें बिखरी भी होंगी, सिस्टम में नहीं होंगी, और वो हमारे किसी काम की भी नहीं होंगी अगर ऐसा ना हो। तो इसलिए अकाउंटिंग में अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। अगली टर्म फोर्थ है कैपिटल। कैपिटल का मतलब है, पहले बताया मैंने आपको, इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस एंटरप्राइज। आपका जो बिज़नेस है उसमें प्रोप्राइटर मतलब आपका बिज़नेस का जो ओनर है, मालिक है, उसने जो भी बिज़नेस में पैसा लगाया, जो भी कुछ लगाया, उसे हम कैपिटल कहते हैं, ठीक है। वो चाहे आप कैश लगाओ, चाहे आप गुड्स मतलब माल लगाओ, चाहे आप असेट्स लगाओ, कुछ भी लगाओ, जो भी कुछ आपने बिज़नेस में अपनी तरफ से लगाया, अपनी तरफ से, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, अपनी तरफ से आप जो कुछ लगाते हैं उसे हम कैपिटल कहते हैं, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपकी नई नई शादी हुई,
शादी में आपको कुछ गिफ्ट्स मिले। अब जो गिफ्ट मिले कुछ ऐसे गिफ्ट्स थे, तो आपने सोचा कि यार उसी गिफ्ट्स को हम लोग बिज़नेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। बहुत से ऐसे गिफ्ट मिले जो कॉमन थे, जैसे मान लो किसी को, या ये कह सकते हो आप कि कुछ कैश ही मिला, चलो कोई गिफ्ट आइटम नहीं मिला, कुछ कैश मिला, तो कैश आपको काफ़ी कैश मिला। अब उस कैश से आपने क्या करा, बिज़नेस में आपने एक सोचा बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं। तो अब वो जो पैसा आपने अपनी तरफ से लगाया है वो भी कैपिटल है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है आपने खुद का कमाया है वो, या ऐसा कुछ हो। आपके पास जो कुछ है आपका पैसा है, इससे मतलब नहीं वो कहाँ से आया। इवन कोई चोरी करके भी अगर बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है तो पैसा आपका कहलाएगा, और आपने बिज़नेस में लगाया है तो वो आपकी कैपिटल है। ठीक है, आपके पास गाड़ी थी वो भी आपने बिज़नेस में लगा दी, कैपिटल है। आपके पास मकान था, प्रॉपर्टी थी, बिज़नेस में लगा दी, ऑफिस खोल दिया, कैपिटल है। ठीक है, किसी के पास अपनी शॉप है, उसने शॉप भी बिज़नेस में लगा दी, क्या है, कैपिटल है। तो कैपिटल का मतलब है कुछ भी आपने बिज़नेस में जो लगाया बिजनेसमैन ने वो कैपिटल होगी। ठीक है, कैपिटल का अपना एक फॉर्मूला है, दिख रहा होगा, कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज़। ठीक है, इसको हम बाद में समझेंगे, एक चैप्टर हमारे पास आएगा अकाउंटिंग इक्वेशन का। ये जो एक फॉर्मूला है ये अकाउंटिंग इक्वेशन है कि कैपिटल जो होती है, क्योंकि हम कैपिटल से अपनी असेट्स बनाते हैं। अब आगे बिज़नेस क्या होगा, जैसे आपने बिज़नेस में, मैंने सपोज़ 1 लाख रुपीज़ लगा दिए। अब आप उस 1 लाख से बिज़नेस स्टार्ट करोगे, आप उसमें कुछ असेट्स बनाओगे, गुड्स खरीदोगे, प्रॉफिट अर्न करोगे, कैश आपका बैलेंस जनरेट होगा, कुछ बैंक बैलेंस बनेगा, कुछ मशीनरीज़ आप परचेज़ करोगे, कुछ फर्नीचर आप परचेज़ करोगे, उसी पैसे से कर रहे हो सब कुछ। तो ये आप जो उस पैसे से जो जो चीज़ें बनाते जा रहे हो बिज़नेस में, वो कहलाती हैं असेट्स। वो बिज़नेस की असेट्स हैं, संपत्तियाँ हैं। तो आपकी कैपिटल बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आप बिज़नेस को आगे बढ़ाते जाओगे, आप अपनी असेट्स बनाते जाओगे। हर बिज़नेस अपने बिज़नेस में असेट्स बनाता है। ठीक है, तो वही आपकी कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है कि जितनी मेरी असेट्स है वो मेरी कैपिटल है, क्योंकि यही मैंने लगाया है। अब डेफिनेटली जो आपने लगाया है हो सकता है वो तो लाख रुपए ही हो, लेकिन आज आपने उस बिज़नेस से प्रॉफिट कमा के आप और लगाते गए, जो कमाया वो भी लगाते गए, तो हो सकता है आपकी असेट्स की वैल्यू 2 लाख रुपए हो। तो इट रिप्रेजेंट्स कि आपने 1 लाख बिज़नेस में लगाए थे, आज उसके असेट्स की वैल्यू बिज़नेस में 2 लाख की हो गई है। तो सीधी सी बात है कि आपने बिज़नेस में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न किया है, और वो प्रॉफिट भी आपने बिज़नेस में लगा दिया है। इस वजह से आपकी कैपिटल 2 लाख रुपीज़ हो गई है। तो आपकी असेट आपकी कैपिटल को रिप्रेजेंट करती है। समझ में आ रही बात कि नहीं? कैपिटल का मतलब सिर्फ ये नहीं कि एक कैपिटल एक कांस्टेंट अमाउंट है कि एक बार जो आपने लगा दिया वही आपकी कैपिटल है। आप बाद में और भी लगा सकते हो, और इवन जो फर्म, जो बिज़नेस आप बिज़नेस में जो प्रॉफिट आप अर्न करते जाओगे वो भी आपकी कैपिटल में ही जुड़ता जाएगा, वो आपकी कैपिटल का हिस्सा बनता जाएगा। हाँ, अगर कुछ लायबिलिटीज़ आपने जनरेट करी हैं तो वो पैसा आपका नहीं है। जैसे हमने कहा कि आपने बैंक से लोन लिया और लोन से आपने कोई असेट खरीद ली। अब ये तो आपकी असेट तो बढ़ गई, आपने असेट खरीदी, लेकिन साथ ही साथ उसके लिए आपने जो लोन लिया वो लोन आपका नहीं है, वो पैसा आपका नहीं है, वो आपकी लायबिलिटी है। तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, असेट में से घटाना पड़ेगा। जैसे सपोज़ आपने 2 लाख रुपए का लोन लिया, और 2 लाख के लोन को लेकर आपने एक मशीन खरीदी बिज़नेस के लिए, मशीन प्रोडक्शन में काम आ रही है। अब आप क्या कहोगे कि मेरी असेट 2 लाख रुपए बढ़ गई क्योंकि मैंने मशीन खरीद ली। लेकिन आप ये भी सोचिए कि आपने उसको 2 लाख के लिए वो मशीन परचेज़ करने के लिए लोन लिया है, तो वो लोन आपका पैसा नहीं है, वो आपको वापस देना है। तो कहीं ना कहीं वो लोन से आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है, और वो आपकी असेट में से रिड्यूस हो जाएगा अमाउंट, कि नहीं ये 2 लाख रुपए आपकी जो आप कह रहे हो मशीन मेरी है, नहीं, ये 2 लाख की असेट आपकी ज़रूर है, लेकिन ये 2 लाख की जो असेट है इसके रेस्पेक्ट में आपको ये लायबिलिटी भी देनी है। अब क्योंकि आप असेट में से ही लायबिलिटी चुकाओगे, जैसे मान लो कल को आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या करोगे, मशीन बेच कर ही लोन चुकाओगे ना। तो आपकी लायबिलिटी जो है वो असेट से ही चुकाई जाती है। तो अब हम ये देखते हैं कि असेट में से हम इतनी लायबिलिटी चुका देंगे तो अब हमारे पास क्या बचा, तो जो बचा है वो आपकी कैपिटल बन गई बिज़नेस की।
ठीक है। तो आपकी कैपिटल आपकी असेट्स से रिप्रेजेंट होती है, लेकिन असेट्स में से अगर कुछ जिम्मेदारियां, कुछ लायबिलिटी, कुछ दायित्व भी हमारे हैं जो हमें चुकाने हैं, तो वो हम घटा देंगे, ताकि हम लोग ये इस नतीजे पे पहुंच पाएँ कि हमारे पास अब नेट अमाउंट क्या है जो मेरा है, जो मुझे देना नहीं है अब। तो वो आपकी असेट्स, उसको बोलेंगे नेट असेट आ गई अपनी, इतनी अपनी नेट असेट है। सपोज किसी बिजनेस की असेट है 10 लाख रुपीज़, उसमें कैश, बैंक बैलेंस और भी मशीनरी, फर्नीचर जो भी आपके पास था आपने ऐड कर लिया, 10 लाख रुपीज़ है। लेकिन आपकी लायबिलिटी भी रिप्रेजेंट हो रही है कि भैया इतना हमको देना भी है, सपोज़ 3 लाख हमको देना है। तो अभी हम ये कह सकते हैं ठीक है 10 लाख में से अगर 3 लाख हम दे भी देंगे तो हमारे पास 7 लाख तो बचेंगे नेट, तो उसको हम बोलते हैं नेट असेट। और वो नेट असेट ही आपकी क्या है, कैपिटल है, कि ठीक है आज के डेट में मेरे पास इतने रुपए की चीज़ है, इतना पैसा मेरा बिजनेस में है, तो जितना पैसा है वो आपका है, तो वही आपकी कैपिटल है। अब आपने हो सकता है बिज़नेस जब स्टार्ट किया था तब तो आपने 2 लाख ही लगाए थे, लेकिन आज आपके बिज़नेस में 7 लाख की असेट बच रही है, नेट असेट ऐसे लायबिलिटी घटाने के बाद। तो ये साफ शो करता है कि आपने 2 लाख से 7 लाख की असेट बना दी नेट। तो 5 लाख रुपीज़ आपने कहीं ना कहीं बिज़नेस से कमाया है प्रॉफिट। ठीक है, इसके बारे में बहुत सी डिस्कशन चीज़ें हैं जो हम लोग आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, उसमें करेंगे। बट आई थिंक आपको जो मैंने समझाया है वो समझ में आया होगा। कैपिटल, अभी हम एक टर्म पढ़ रहे थे, लेकिन टर्म पढ़ते पढ़ते हम कैपिटल की एक जो फॉर्मूला है कि कैपिटल को हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एसेट माइनस लायबिलिटी, उसके बारे में मैंने आपको समझाया कि फॉर्मूला क्यों और कैसे बना हुआ है। ठीक है, नीचे एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं। अगली टर्म है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब है जैसे ऊपर बिजनेसमैन ने बिजनेस में लगाया था कैपिटल, अब बिजनेसमैन ऑब्वियस सी बात है कि बिजनेस से कुछ निकालेगा भी, तो बिजनेस कर रहा है, अपना घर भी चलाएगा, तो अपने पर्सनल यूज़ के लिए वो बिजनेस से कुछ भी निकालता है, कैश, गुड्स या असेट, वो उसकी ड्राइंग्स होती है। ठीक है, एनी कैश वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय ओनर ऑफ द फॉर द पर्सनल यूज़, अपने पर्सनल यूज़ के लिए, बिजनेस के लिए नहीं। कि जैसे बिजनेस के लिए बिजनेस के बैंक अकाउंट से हमने सपोज 10,000 निकाले और जाकर बिजनेस के लिए हमने एक सपोज फर्नीचर ख़रीद लिया, कुछ बिजनेस के लिए ख़रीदा, तो अब ये ड्राइंग्स नहीं है, क्योंकि हमने बिजनेस का ही पैसा बिजनेस में यूज़ कर लिया। लेकिन अगर हमने यही पैसा अपने पर्सनल घर के सोफ़े के लिए ख़रीद लिया, सपोज घर का सोफ़ा से ख़रीदना है, 10,000 हमने यूज़ कर लिया, बिजनेस से पैसा निकाला, तो ये ड्राइंग्स है। बिजनेसमैन अपने घर का खर्चा चला रहा है, बिजनेस से पैसा निकाल रहा है, ड्राइंग्स है। बिजनेसमैन अपने बच्चों के स्कूल फीस दे रहा है अपने बिजनेस से, ड्राइंग्स है। जो भी चीज़ आप अपने बिजनेस से निकाल रहे हो अपने पर्सनल खर्चों के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, ज़रूरी नहीं कैश ही हो, कैश है, बैंक बैलेंस है, गुड्स है, असेट्स हैं, तो ये सब क्या कहलाएंगी, ड्राइंग्स। ठीक है, अब सीधी सी बात है कि कैपिटल और ड्राइंग्स एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। कैपिटल मतलब जो पैसा लगाया, ड्राइंग्स मतलब जो बिजनेसमैन ने निकाल लिया। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली कैपिटल को रिड्यूस कर देगा ड्राइंग्स का अमाउंट, क्योंकि कैपिटल का मतलब था जो लगाया और ड्राइंग्स मतलब जो निकाल लिया, तो ड्राइंग्स कैपिटल में से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाती है। तो अब कितनी कैपिटल आपकी बच गई वो आप निकाल सकते हैं बिजनेस में। लायबिलिटी, अगला टर्म है लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब होता है इट रेफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म ओज। ओज मतलब होता है जो देना है, टू आउटसाइडर, किसको, बाहर वालों को, आउटसाइडर। आउटसाइडर क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर, कि बिजनेसमैन भी है, देखो बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। तो बिजनेसमैन ने भी बिजनेस को कैपिटल दी है, पैसा दिया है, बिजनेस में लगाया, हम उसकी बात नहीं करें, वो लायबिलिटी यहाँ पर हम बात नहीं करें, वो लायबिलिटी होती है लेकिन वो इंटरनल लायबिलिटी होती है। हम यहाँ बात कर रहे हैं ऐसा अमाउंट जो हमने बाहर से लिया है उधार और हमें देना है, अभी दिया नहीं हमने, तो उसे हम कहेंगे लायबिलिटी। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था बैंक लोन का। अब केवल हम लोन का एग्जांपल क्यों लें, हम और लायबिलिटी की बात करते हैं। सपोज हमने बिजनेस में गुड्स खरीदा क्रेडिट पर, उधार पर, तो ये भी हमारी ड्राइंग्स है, सॉरी लायबिलिटी है, क्योंकि हमने जो गुड्स खरीदा है बिजनेस में उधार पे, पैसा देना अभी दिया नहीं है, तो ये हमारी लायबिलिटी हो गई कि देंगे। ठीक है, इसी तरह सपोज़ हमें, हमारा कोई एम्प्लॉई है, उसको
सैलरी देनी है, दी नहीं था पैसा हमारे पास, नहीं दिया अभी हाल फिलहाल, बाद में देना है, लेकिन देना तो है, तो ये भी लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी का मतलब डेप्ट्स, लायबिलिटीज़ आर डेप्ट्स, दे आर अमाउंट ओड टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब जो पर्सन है जिनसे आपने पैसा लिया था, उधार लिया था कुछ, उन्हें वापस देना है, तो उन्हें हम क्रेडिटर कहते हैं बिजनेस टर्म्स में, और जिनसे लेना है उन्हें हम डेटर्स कहते हैं। तो लायबिलिटी का मतलब समझ गए होंगे, लायबिलिटी रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ओड्स टू आउटसाइडर्स, जो बाहर वालों को देना है पैसा हमें, हमने दिया नहीं अभी तक, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, हमारी लायबिलिटी है कि वो हमें देना ही है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, लायबिलिटी। ठीक है। अब जैसे ऊपर एक फॉर्मूला था, कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस लायबिलिटी, लायबिलिटी का भी अपना एक फॉर्मूला हो सकता है उसी से, कि असेट में से आप कैपिटल हटा दो तो आपकी लायबिलिटी आ जाएगी। कि जैसे आपने कहा आपके 10 लाख की असेट्स हैं बिजनेस में और 7 लाख आपकी कैपिटल है, तो कैपिटल का मतलब तो होता है जिसमें से लायबिलिटी लेस हो चुकी है, तो बताओ कितनी लायबिलिटी होगी, इसका मतलब 10 लाख की असेट्स है और 7 लाख की कैपिटल है, तो सीधी सी बात है कि 3 लाख रुपीज़ आपकी लायबिलिटी है, जो आपने असेट में से लेस करी, तभी कैपिटल आई 7 लाख रुपीज़ की। ठीक है। तो लायबिलिटी का फॉर्मूला हो गया असेट माइनस कैपिटल। लायबिलिटी दो तरह की होती है, बताया मैंने आपको, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जो बिजनेस मैन को देना है, क्योंकि बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। जो पैसा बिजनेसमैन ने बिजनेस में लगाया उसे हम कैपिटल कह रहे हैं, लेकिन कैपिटल भी अपने आप में एक लायबिलिटी है, वो बिजनेस का पैसा तो ना, वो बिजनेसमैन का है। अब आप कहेंगे कि सर बिजनेस और बिजनेसमैन तो एक ही तो है, लेकिन अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है, पहला कॉन्सेप्ट है जिसका नाम होता है सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल। सेपरेट एंटिटी मतलब बिजनेस की एंटिटी अलग है, अस्तित्व अलग है, बिजनेसमैन का एंटिटी अलग है, अस्तित्व अलग है। क्योंकि हम अकाउंटिंग बिजनेस की कर रहे हैं, बिजनेसमैन की नहीं, तो हम बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, इसलिए हम बिजनेस को सेपरेट मानेंगे बिजनेसमैन से। इसलिए जो पैसा बिजनेसमैन बिजनेस में लगाएगा, जिसे हम कैपिटल कह रहे हैं, वो एक तरीके से बिजनेस का पैसा थोड़ा है, वो तो बिजनेसमैन का है, तो कहीं ना कहीं वो बिजनेस की लायबिलिटी है। लेकिन ये लायबिलिटी है क्योंकि बाहर वालों को नहीं देनी है, इसलिए इसको हम कहेंगे इंटरनल लायबिलिटी। ठीक है। तो ऑल द अमाउंट विच अ बिजनेस एंटिटी हैज़ टू पे टू द प्रोपराइटर मतलब ओनर आर इंटरनल लायबिलिटीज़। ठीक है। जैसे कैपिटल, जैसे आपके पास प्रॉफिट हुआ वो आपको देना है बिजनेसमैन को, तो वो भी लायबिलिटी हो गई। इसके बाद है एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब जो भी एक्सटर्नल मतलब समझ जाओ, जो बाहर वालों को देना है, बिजनेसमैन को नहीं देना, बिजनेसमैन के अलावा जो बाहर वालों को देना है, चाहे बैंक को देना है, चाहे क्रेडिटर को देना है, चाहे किसी एम्प्लॉय की सैलरी बाकी है उसको सैलरी का पैसा देना है, तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटी का पार्ट हो जाएगा। समझ गए। लायबिलिटी को भी दो पार्ट्स में आगे बांटा गया है, मतलब आप कह सकते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी जो है वो भी दो तरह की है, नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी का मतलब है ऐसी लायबिलिटीज़ जो हमें लॉन्ग पीरियड में देनी है। लॉन्ग पीरियड मतलब आफ्टर 1 ईयर, मतलब लंबे समय के लिए लायबिलिटी। हमने सपोज 5 साल के लिए हमने लोन ले लिया, तो जो लोन है उसे हम, वो लायबिलिटी तो है लेकिन हम कहेंगे नॉन करेंट। और करंट लायबिलिटी का मतलब होता है, करंट लायबिलिटीज रेफर्स टू दोज लायबिलिटी विच आर टू बी पेड इन नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर का मतलब विद इन 1 ईयर। फॉर एग्जांपल बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब होता है बैंक से ली हुई शॉर्ट टर्म क्रेडिट, छोटे समय के लिए छोटा सा लोन आपने बैंक से ले लिया, तो उसे हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। बिल्स पेबल, जिन बिल्स का हमें पेमेंट करना है। क्रेडिटर्स, जिनसे हमने उधार में कुछ ख़रीदा था उन्हें हमें पैसा देना है। आउटसाइड एक्सपेंसेस, जैसे मैंने आपको बताया, बाहर वालों से हमने कुछ सर्विस ली और उन सर्विसेज का हमने पैसा नहीं दिया है, तो वो भी हमारे लायबिलिटी में देना है। और ये नियर फ्यूचर में देना है, 1 साल के अंदर अंदर देना है, तो ये करंट लायबिलिटी है। और जो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए हमने कोई लायबिलिटी जनरेट करी है, तो वो नॉन करंट लायबिलिटीज़ है। ठीक है। आज के डिस्कशन में हम इतना ही लेंगे, बाकी के टर्म्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।